हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स में जो अभी चैप्टर चल रहा है वह है बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और आज के भाग में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन और हम लोग समझेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिखेगा। सबसे पहले उस क्वेश्चन को एक बार हमें पढ़ लेना है, फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में लिखा है एक प्रोसेस के दौरान, क्या लिखा, एक प्रोसेस के दौरान एक दी गई समान मात्रा के मूल्यांकन पर एक आदर्श गैस, क्या आइडियल गैस के लिए, गैस के जो हमारी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए यहां पर क्या लिखा, इंटीग्रेशन पीडीवी, क्या पीडीवी याद रखें, पीडीवी है, हिंदी में ऊपर सही लिखा है, ये भी हम भी बना देते हैं। पीडीवी और पीडीवी समान है, क्या है, ये यहां पर शायद माइनस भी लगा हुआ है, मैं सही कर देता हूं इसको, देखो यहां माइनस लगा, हिंदी में मिस्टेक है थोड़ी सी, तो माइनस कर दिया। इतने समान है तो सिस्टम के द्वारा की गई प्रोसेस कौन सी होगी, क्या कह रहा है, जो हमारा इसमें ऐसी कोई प्रोसेस है, ऐसी कोई एक प्रोसेस है जिसमें बोल रहा है कि जो प्रोसेस के दौरान जो भी हम मूल्यांकन करते हैं, जो वैल्यूएशन करते हैं, उसमें एक आइडियल गैस के लिए, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए क्या कह रहा है, इतने और इतने क्या है एक दूसरे के बराबर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे एक समान है, वर्क डन कैसे एक समान है। तो ऐसा किसमें होता है, तो इसमें होता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में। किसमें होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। तो हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल चुका होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा, निम्न में से, क्या लिखा, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब सत्य है। निम्न में से बताना कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर जो भी लिखा हुआ स्टेटमेंट वो अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही पता चलेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या लिखा हुआ है, जो हमारी हीट एंड क्या है, वर्क है, हीट एंड वर्क है, उसकी जो सीमा घटना है, क्या कह रहा है, द हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फेनोमेना। क्या कह रहा है, कोई घटना है, हीट एंड वर्क क्या है, एक कोई घटना है, फेनोमेना है, ऐसा ऐसा बोल रहा है। फिर आगे क्या लिखा है हमारा, हीट एंड वर्क सिस्टम की बाउंड्री को पार करने वाली ऊर्जा को प्रदर्शित करते। क्या कह रहा है, हीट एंड वर्क सिस्टम की सीमा को, मतलब बाउंड्री को पार करने वाली एनर्जी को प्रदर्शित करते। क्या ये सही है। फिर लिखा है यहां पर हीट एंड वर्क क्या कैसे है, क्या कह रहा है, हीट एंड वर्क पाथ फलन है, मतलब पाथ फंक्शन है। हीट और वर्क कैसे है, पाथ फंक्शन है, कैसे पाथ फंक्शन है। फिर क्या लिखा है, ये सभी। तो यहां पर जो स्टेटमेंट लिखे हैं, स्टेटमेंट पहला भी सही है, हीट एंड वर्क कैसे है, बाउंड्री क्या है, फेनोमेना है, कोई घटना कह सकते हैं। हीट एंड वर्क कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी क्रॉसिंग द बाउंड्री को, किसी भी सिस्टम की। हीट एंड वर्क क्या करते हैं, पाथ फंक्शन है, ये भी हमें पता है। तो हमारे हिसाब से तीनों सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखें, जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है, इसके जो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम के पर्पज से, जो हम जब डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं, तो बहुत सारे लेक्चर आपको एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है थर्मोडायनेमिक्स के नाम से, थर्मल इंजीनियरिंग के नाम से, डिप्लोमा, बीटेक, हर तरह से आपको मिल जाएगी। तो थ्योरी लेक्चर बहुत सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उनको जरूर देख लें यदि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोशिश हमारी 25 या 50 क्वेश्चन डेली की आपको प्रैक्टिस करवाएं, जिससे आप किसी भी टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो उस एग्जाम में कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस आपका हो सके। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पूछे ही जाते हैं, आप ये समझ लें। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्या लिखा, क्या लिखा, थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस। क्या लिखा, थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस में, थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस में एक शुद्ध पदार्थ वाय होता है, एक प्योर सब्सटेंट वाय होता है। क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस में एक प्योर सब्सटेंट वाय होता है। अब कौन सा होता है ये हमें पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, तब आंसर मिलेगा। तो क्या लिखा, कोई घुली हुई अशुद्धियां नहीं रखता। क्या कह रहा है, हैज नो डिजॉल्व इंप्योरिटी। फिर क्या कह रहा है, कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल स्पीसीज, केवल एक वर्ग रखता है। फिर आगे क्या लिखा, कई प्रकार की रासायनिक प्रजातियों को रखता है, लेकिन संगठन स्तर रहता है, पूर्ण गैस की तरह व्यवहार करता है। क्या कह रहा है, ऊष्मा गति विश्लेषण में एक शुद्ध पदार्थ वह होता है
जो क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल स्पेस, केवल एक वर्ग रखता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, एक सिस्टम दो समान भागों में विभाजित किया जाता है। एक सिस्टम दो समान भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग की जो भी हमारी कौन सी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, क्या होगी, क्या पूछ रहा है, अ सिस्टम इज पार्शियंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्ट, उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी, आधा हो जाएगी, स्थिर रहेगी, दोगुना हो जाएगी, यह क्या की प्रकृति पर निर्भर करेगा, यह प्रकृति। तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, हमें ऐसा कह सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को पहले तो अच्छे समझ लें कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, तो उसको पहले समझ लें। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज समझ लें, क्योंकि एक मास पे डिपेंड रहती है और एक मास पे डिपेंड नहीं रहती। लेकिन ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ये मास पर डिपेंड नहीं रहती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मास पर डिपेंड नहीं रहती है, तो मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा दो भागों में डिवाइड में। जैसे कि अगर टेम्परेचर है, अगर मैं रूम में खड़ा हूं, हो सकता है थोड़ी दूर खड़ा हो जाऊं, रूम में 4 जगह खड़ा हो जाऊं, तो क्या टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। रूम के किसी भी कोने में जाएंगे तो टेम्परेचर आपको 19-20 का अंतर होगा, लेकिन मैक्सिमम वही मिलेगा। मतलब इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, अनचेंज रहेगा। तो मतलब क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज, स्थिर रहेगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज वन हुज वैल्यू, क्या कह रहा है, एक सिस्टम की इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह है जिसका मान, एक सिस्टम की इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह है जिसका मान। अब जिसका मान है, जो स्टेटमेंट लिखी वो हमें पढ़ना पड़ेंगे और समझना पड़ेंगे, तभी इसका आंसर दे पाएंगे। तो पहले में क्या लिखा, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम, क्या लिखा, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। तो ये जो हमारी यहां पर लिखी है, ये जो पहला लिखा हुआ है, ये किसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की लिखी है। इसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले याद कर ले जैसा लिखा हुआ। फिर क्या लिखा, सिस्टम के मास पर निर्भर नहीं करता है। तो ये पहला दूसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है सेकंड वाली, ये हमारी किसकी डेफिनेशन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की है। मैंने अभी तक देखे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, ऐसा मैक्स एक भी एग्जाम नहीं मिलेगा, मैं कह सकता हूं कि जिसमें जो थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज है इस पर क्वेश्चन ना पूछे गए। मैक्सिमम एग्जाम, हो सकता है एक आध एग्जाम छूट जाए, लेकिन मैक्सिमम एग्जामों में प्रॉपर्टीज पर आधारित, सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है, ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हमारी स्पेसिफिक हीट है वह किसके बराबर होती है। यहां पर कुछ वैल्यू दी गई है। क्या कह रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल, मतलब क्या कह रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू रहती है एयर के लिए, किसके लिए, एयर के लिए, वह कितनी होती है। तो इसको याद कर लें, होती है 0.24। कितनी होती है, 0.24 होती है। याद रखें कितनी होती है, 0.24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेवर्सिबल प्रोसेस, इनमें से बताना कौन सी इरेवर्सिबल प्रोसेस है, इनमें से कौन सी इरेवर्सिबल प्रोसेस है, इनमें से कौन सी इरेवर्सिबल प्रोसेस है हमें बताना। पहले क्या लिखा, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। तो ये सब हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस ऊपर की, इनके बारे में हम पढ़े हुए हैं, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ। आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ी, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक पढ़ी, ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। आइसोबैरिक पढ़ी, ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन जो हमारी आइसेंथैल्पिक, ये आपने नहीं पढ़ी होगी, मुझे उम्मीद है कि जो नॉर्मल डिप्लोमा का सिलेबस हो सकता है उसमें ना पढ़ी हो। तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, यह हमारी कौन सी प्रोसेस है, इरेवर्सिबल प्रोसेस है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, मैथमेटिकली अ प्योर सब्सटेंस कैन बी रिटर्न, जो प्योर सब्सटेंस है उनको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, प्योर सब्सटेंस को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए। तो ये जो यहां पर दिए हैं,
ये हर तरह से हम क्या लिख सकते हैं, जो प्योर सब्सटेंट है उनको हम लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या लगा है, एनी वन ऑफ द एबव, एनी वन ऑफ द एबव कैसे भी अब लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो हमारे प्योर सब्सटेंस हैं उसको मैथमेटिकली हम तीनों तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एनी वन ऑफ एबव, मतलब ऊपर में से कोई भी सही हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, क्या लिखा, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट ऑफ अ गैस इज इक्वल टू, जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है क्या होता है, आर होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होता है, आर होता है। तो आर किसके बराबर है, इसमें से बताना किसके बराबर है, आर किसके बराबर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर किसके बराबर है। तो इसको मैंने शायद पिछले भाग में भी बताया था, सीपी माइनस सीवी हो जाएगा, मतलब ए वाला जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब भी हम पुराने क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं वो याद आ जाते हैं, इसलिए मैं यहां पर कई बार बता देता हूं। याद रखें, ऐसे मुझे याद हो गए ऐसे आपको भी याद हो जाएंगे। बस आप जैसे मैं वीडियो डालता जा रहा हूं या अपलोड करता जा रहा हूं और उसकी नोटिफिकेशन आती है, वो आप वीडियो जरूर देखें। और नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों के पास नहीं जाती, याद रखें। जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन पर क्लिक किया होगा, चैनल पर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तभी ये नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो याद रखें, सभी स्टूडेंट जो हमारा एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इसके अलावा जो क्वेश्चन आज हम लोग समझ रहे हैं या जितने भी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, सभी की पीडीएफ उसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें लिंक मिल जाती है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब आप वीडियो देख लेंगे तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे मोर लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको दिख जाएगी जो भी पार्ट नंबर, जैसे 5th नंबर का पार्ट है तो 5th नंबर थर्मोडायनेमिक्स लिखा होगा, एमसीक्यू पार्ट नंबर 5th की पीडीएफ लिंक लिखा होगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां पर पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। मतलब आप वीडियो एक बार देख लें, समझ लें, क्योंकि जब कोई सुनाता है समझाता है तो याद जल्दी हो जाता है। फिर आपको जब समय मिलता है तो पीडीएफ भी पढ़ लिया करें, वो भी हिंदी इंग्लिश में ही है। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने समझाया पीडीएफ के बारे में वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या लिखा, लिक्विड, तरल की बात कर रहा है, जिसके गुण सभी तीनों अवस्थाओं में उपस्थित है, जिसके गुण सभी तीनों अवस्थाओं में उपस्थित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड हुज प्रॉपर्टीज इन ऑल इट्स 3 फेसेस आर मेड यूज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। इनमें से बताना है जो तीनों अवस्थाओं में उपस्थित रहता है। तो हम सभी जानते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि वाटर है क्या है, लिक्विड है, पानी क्या है, लिक्विड है, गर्म कर दो भाप में चेंज हो जाता, मतलब वेपर बन जाती है, 2 फेज हो गए, और ठंडा कर दो तो बर्फ बन जाता, मतलब सॉलिड, तीसरा फेज हो गया। मतलब वाटर सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी बन जाता है और हमारा लिक्विड भी रहता है। तो तीनों अवस्था में कौन सा रहता है, वाटर रहता है, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा जंकर्स कैलोरीमीटर, क्या लिखा, जंकर्स कैलोरीमीटर। ठीक है, ऐसी चीजें आपका बहुत कम सुनने को मिलती है जब थ्योरी पढ़ते हैं। तो जंकर्स कैलोरीमीटर के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, फिर भी हम आंसर तो यहां पर याद कर ही लेंगे अगर कभी फिर से पूछा जाता है। जंकर्स कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू। जो जंकर्स कैलोरीमीटर है, जो जंकर कैलोरीमीटर है, इसका उपयोग जो हम कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, कौन सी कैलोरी, तो गैसियस फ्यूल्स ओनली, किसकी, गैसियस फ्यूल्स ओनली, इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। कौन से, जंकर्स कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लें कि जंकर्स कैलोरीमीटर है, इसका उपयोग किया जाता है किसकी, गैसियस फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। केवल ओनली लिख दिया उसने, है ना। तो हमारा इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। क्वेश्चन में लिखा बॉम्ब कैलोरीमीटर डिटरमाइन, बॉम्ब कैलोरीमीटर से क्या डिटरमाइन करते, बॉम्ब कैलोरीमीटर से क्या डिटरमाइन करते। तो ऐसे जो कैलोरीमीटर पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनको भी हमें याद करना है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम लोग जो डिटरमाइन करते हैं क्या करते हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रखें क्या लिखा है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हमारे हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाले फ्यूल्स हैं उनकी क्या करते, बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करते, किसको, कैलोरीफिक, हायर कैलोरीफिक वैल्यू को, किसको, हायर कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं हम किसकी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो फ्यूल है।
तो याद रहे जो आंसर याद रहेगा, स्तर आयतन पर ईंधन का उच्च ऊष्मीय मान ज्ञात करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर से। तो इसका आंसर आपको मिल चुका होगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल मींस डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या लिखा, जो हमारा फ्यूल के कौन से अल्टीमेट एनालिसिस अंतिम विश्लेषण का अर्थ निर्धारित करना क्या कहलाता है, क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। इसका जो मतलब होता है वो होता है हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ द फ्यूल मींस, जो अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं वो किसके लिए, इन सबके परसेंटेज को निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सबके परसेंटेज डिटरमिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं एनालिसिस का मतलब यहाँ पर क्या है, फ्यूल का जो एनालिसिस करते हैं उसका मतलब है इन सबके हम परसेंटेज निकालते हैं। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं अभी, जो भी, अगर मतलब आप, वैसे तो हम पैसे लेते नहीं है, मतलब नॉर्मली यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलती हैं, फिर भी आपसे कुछ लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये जो लाइक है इस लाइक को कर दें, बस वीडियो को आप लाइक कर दें, कुछ पॉजिटिव कमेंट कर दें कि पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है सर, ऐसी सीरीज चलाइए, ऐसे मतलब पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं ना, इस कुछ भी लिख दिया करें, मतलब निगेटिव कमेंट ना करें, कुछ पूछ लिया करें, वो भी हम कोशिश करते हैं अगर समय मिलता तो आंसर दे देते हैं, या हमारे पास कमेंट आ जाता, कई बार छुप जाते हैं, बहुत सारे कमेंट रहते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ देता हूँ उसका आंसर जो दे देता हूँ या लाइक कर देता हूँ। लेकिन आप भी ऐसे हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगता है वीडियो जब लाइक करते हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखते हैं, तो मैं कंटिन्यू ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ। थ्योरी एग्जामों में आपने देखा होगा, जब आप थ्योरी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैंने कई सब्जेक्टों के कंप्लीट सिलेबस कराए। कब कराए, जब बच्चों ने देखना पसंद किया। तो उम्मीद है जो मैं समझाना चाहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है आ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। कौन सी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। थ्योरी एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी, हमने समझाई भी है, इसको याद रख के समझाई भी है ना। इज वन इन विच ऑल द स्टेट्स थ्रू विच अ सिस्टम पासेस आर वेरी क्लोज टू। क्या आर वेरी क्लोज, क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले अच्छी समझ लेते हैं, हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वह है जिसमें वह सभी स्टेट्स या अवस्थाएं जिससे होकर एक सिस्टम गुजरता है, किसके बहुत सन्निकट होता, किसके बहुत सन्निकट मतलब किसके बहुत क्लोज होता, किसके बहुत सभी अवस्थाओं से गुजरता है, ये किसका कहना है, वह प्रोसेस इसमें सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, लेकिन सबसे करीब किसके, तो ईच अदर मतलब एक दूसरे के करीब है, एक दूसरे के करीब है, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो एक दूसरे के कैसे पास में है, क्लोजली है, उन सभी अवस्थाओं से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इनमें से बताना कौन सी नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम इससे पहले वाले में समझ गए, अब हम नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को समझ रहे हैं। तो नॉन क्वासी स्टैटिक किसे बोलते हैं, फ्री और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ गैस। फ्री और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ गैस, जिसमें कोई भी हम नियम निर्धारण ना हो, कहीं भी कुछ भी जा रहा हो है। जैसे हम क्या करते थे, जैसे हमने साइकिल बनाई थी, मान लो ऐसी कोई साइकिल है, ऐसी है, अगर कोई चीज यहां से चल रही है, यहां जा रही है, फिर यहां आ रही है, फिर यहां, ये क्या हो गई हमारी, कौन सी प्रोसेस हो गई हमारी, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। लेकिन कोई बिंदु यहां है, यहां से कहीं भी जा रहा है, जैसे गैस में होते हैं जो मॉलिक्यूल्स कहीं भी एक दूसरे कहीं भी रहते हैं, तो उसका मतलब हुआ है कौन सी प्रोसेस हमारी कौन सी प्रोसेस है, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। तो उस हिसाब से सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज द प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिक्स का जो वर्क डन है वो किसका प्रोडक्ट होता है, थर्मोडायनेमिक्स का वर्क डन हुआ है किसका प्रोडक्ट होता है, थर्मोडायनेमिक्स का किसका प्रोडक्ट होता है, क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन भी ऐसे दे दिए गए, देखो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड चेंज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फिर क्या लिखा, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड चेंज इन एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो क्या होता है, शायद हमें ऐसा लगता है वर्क डन, अगर मैं लिखना चाहूं पीडीवी होता है ना, ऐसा ही होता है,
पी क्या है यहां पर, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ये क्या है, चेंज इन, कैसी चेंज इन, कैसी, ये डीवी का मतलब होता है चेंज इन, कौन सी है हमारी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो क्या आंसर होना चाहिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर क्या लिखा, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मतलब सी वाला इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट आपको दिख रहे होंगे। रिपीट करने का हमारा पर्पज है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टॉपिक एक मैंने लिया तो उसमें 2-4 वीडियो मैंने डाल दिए। तो एक टॉपिक से मैक्सिमम जितने क्वेश्चन मैं लेकर आ सकता हूं उतने तो लेकर आ ही रहा हूं। रिपीट बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूं, मतलब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स के एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं, और उनको याद करवाने का यही तरीका है कि बीच बीच में जो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं उसका मतलब ही है कि आपको वो याद हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मतलब किस तरह बनाए जा रहे हैं क्वेश्चन। आप देख रहे हैं अभी इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो किस तरह बनाया गया था, वर्क डन के ऊपर। तो उसमें क्या है, जबकि हमने पढ़ा हुआ है वर्क डन, जैसे मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपसे बन गया था, लेकिन उसको डायरेक्ट समझ में नहीं आता। लेकिन क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी समझ में आते हैं, थ्योरी भी समझ में आती है, और ये भी समझ में आता है किस तरह हमें इनकी तैयारी करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ, देखो ये रिपीट हुआ, द रेशो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर इज इक्वल टू, जो हमारी स्पेसिफिक हीट है, रेशो ऑफ मतलब रेशो का मतलब ये होता है ना सीपी अपॉन सीबी, इसका पूछा है कितनी वैल्यू रहती है, किसके लिए, एयर के लिए। एयर के लिए कितनी वैल्यू रहती है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एयर के लिए हमारी कितनी वैल्यू रहती है क्वेश्चन। तो ये कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.4 लिखते हैं हम, लेकिन 1.41 होती है, 1.41 होती है, हम 1.4 लिखते हैं। 1.4 भी ऑप्शन हो तो भी राइट होगा आंसर, तो 1.41 वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक में अनुक्रमणीय को बढ़ाता है, इसका इंग्लिश पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी लीड टू इरिवर्सिबिलिटी इन अ प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो इरिवर्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, इरिवर्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं प्रोसेस के अंदर, वह फैक्टर्स की नाम हमें बताना है। तो यहां पर क्या लिखा है, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, ये भी इरिवर्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो हम अनरेस्ट्रिक्ट का मतलब इरिवर्सिबल को बढ़ा, रिवर्सिबल को तो बढ़ाएगा नहीं, इरिवर्सिबिलिटी को ही बढ़ाएगा, अनरेस्ट्रिक्ट लिखा है। हीट ट्रांसफर विद अ फाइनाइट टेम्परेचर, मतलब ये भी बढ़ाएगा, क्योंकि फाइनाइट लिख दिया यहाँ पर, फाइनाइट लिख दिया मतलब ये बढ़ाएगा इरिवर्सिबिलिटी को। फिर क्या लगा, मैकेनिकल एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, मैकेनिकल और फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करें, मतलब फ्रिक्शन होगा तो भी इरिवर्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए, 1, 2, 3 वाला। ये हमारा तीनों ही ऑप्शन क्या करते हैं यहाँ पर, तो तीनों ही ऑप्शन लिखें, ये किसको बढ़ाते हैं, प्रोसेस के अंदर इरिवर्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इट इज नॉट अ बाउंड्री फेनोमेना, इसका रहेगा निम्नलिखित में से बाउंड्री घटना नहीं है, मतलब बाउंड्री फेनोमेना, इसमें से बाउंड्री फेनोमेना नहीं है, मतलब बाउंड्री से रिलेटेड यहां पर ऑप्शन नहीं है। तो क्या लिखा, वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, नहीं है पूछा गया, देखो नहीं है। अब जो बाउंड्री है सिस्टम, जब सिस्टम की हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें बाउंड्री को डिफाइन किया जाता है कि सिस्टम के अंदर एनर्जी जा रही है, सिस्टम के अंदर से एनर्जी बाहर आ रही है, सिस्टम के अंदर मास जा रहा है, सिस्टम के अंदर से मास बाहर आ रहा है, इसी तरह हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, वर्क ट्रांसफर, मतलब वर्क ट्रांसफर बाउंड्री का फेनोमेना है, क्या है, वर्क ट्रांसफर बाउंड्री का फेनोमेना है। हीट ट्रांसफर भी बाउंड्री का फेनोमेना है, जैसा मैंने अभी समझाने की कोशिश की। मास ट्रांसफर भी बाउंड्री का फेनोमेना है, जैसा मैंने अभी समझाने की कोशिश की। लेकिन चेंज ऑफ टेम्परेचर ये हमारी बाउंड्री का फेनोमेना नहीं है, इसको चेंज ऑफ टेम्परेचर को हम उस डेफिनेशन में शामिल नहीं करते हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ऑरसेट एपरेटस इज यूज्ड टू डिटरमाइन, देखो यहां से फिर एक नया आ गया क्वेश्चन, इसको याद कर लें। ऑरसेट क्या लिखा, ऑरसेट एपरेटस का जो यूज है वह क्या होता है, ऑरसेट एपरेटस का क्या यूज होता है, बिल्कुल याद कर ले इस क्वेश्चन को। ऑरसेट एपरेटस का जो यूज होता है, देखो यहां पर लिखा क्लियर,
प्रोडक्ट ऑफ ओनली ड्राई कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंबशन बाय वॉल्यूम। क्या लिखा है? आयतन के अनुसार, किसके लिए? आयतन के अनुसार जो हमारा कंबशन हो रहा है या दहन के केवल सूक्ष्म घटकों के उत्पाद के लिए, किसका? सूक्ष्म घटकों के उत्पाद के लिए, ड्राई कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो ड्राई कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके कंबशन होता है जो किस पे? जो हमारे वॉल्यूम के अंदर, तो उसको इसको डिटरमाइन किया जाता है। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, याद रखें, इसको याद कर लें। ऑरसेट ऑपरेटर्स का क्या उपयोग है? तो क्या लगा? प्रोडक्ट ऑफ ओनली ड्राई कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंबशन बाय वॉल्यूम, आयतन के अनुसार का जो हमारा दहन के लिए सूक्ष्म घटकों के उत्पाद के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 22, ये समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज क्यों हुई है इसमें। हेलो, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सिर्फ नंबरिंग गलत हुई है, याद रखें, इसको हम क्या करेंगे? 21 कर लेंगे ना। कितना कर लेंगे? 21 क्वेश्चन नंबर है, क्योंकि 20 के बाद सीधा 22 आपको दिख रहा होगा, तो ये 21 क्वेश्चन नंबर, याद रखें 21। तो चलते हैं, लिखा है द वर्क डन इक्वल इंटीग्रेशन पीडीवी फॉर। ये वर्क डन इक्वल किसके लिए होता है? यहाँ पर जो प्रोसेस लिखी डिफरेंट टाइप्स की, उन प्रोसेस के बारे में बताना है। फॉर किया गया कार्य इंटीग्रेशन पीडीवी किसके लिए होता? किसके लिए होता? तो यहां पर क्या लिखा? एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, द क्या लिखा? अरेंजमेंट वेयर द वर्क इज डन ऑन द गैस एज द पेडल व्हील टर्न बाय द फेलिंग बेड। तो हमें इसमें से क्या करना? आंसर बताना कौन सा सही होगा। ये होता हमारा एन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। किसके लिए? एन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो इसका अगर देखें तो ए वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। तो याद रखेंगे, जो वर्क डन होता है किसके लिए होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 था, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 22 हो जाएगा, क्योंकि नंबरिंग जो गलत हुई उसको थोड़ा थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, या फिर मैं देख लेता हूं। हाँ, ए वाला क्वेश्चन 22 था। क्वेश्चन थोड़ी सा मिस्टेक हुआ, मैं सही कर रहा हूँ आपके लिए सामने। 22 था, इसके बाद 22 आया, तो वो क्वेश्चन देख लेंगे। ए है 21, चलो फिर से करते हैं। ए है 21, तो फिर से देखें, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। क्या लिखा है? द एक्सप्रेशन 1 से 2 पीडीवी गिव्स द मेजर ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग। ड्यूरिंग किसके लिए होता है? हमारा नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। किसके लिए होता है? नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। याद रखिए, किसके लिए होता है? नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। तो जो मैंने अभी आंसर बता रहा था, वो मिस्टेक से, क्वेश्चन की मिस्टेक के कारण हो गया था। मैं अब सही बता देता हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप सही कर लें। ये क्या हो गया? नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है, पीडीएफ में वैसे मैं सही कर दूंगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, लेकिन इसको सही कर लें। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते। इस जो 22 नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं और इसका आंसर करेक्ट मैं यहां पर कर देता हूं। यहां पर जो, क्योंकि चलो अब यहां पर चलते नेक्स्ट। अब यहां से हो सकता हमारा क्रम सही चलेगा। तो यहां पर क्या लिखा था? वर्क डन इक्वल टू, जो इतना जो वर्क डन होता है किसके होता है? तो ये होता हमारा नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए। जैसा कि क्वेश्चन हम लोग कौन सा 21 नंबर क्वेश्चन एंड जो 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, अब मैं सही कर दिया। दोनों के आंसर होंगे नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए होता है। किसका? नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए होता है। तो याद कर लें, जो आंसर मिस्टेक था इसके कारण से, जो क्वेश्चन में बुक में शायद गलत दिया था, जैसा भी हो, लेकिन मैंने सही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21-22 को रिपीट कर लें। जो आंसर क्या है? नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है, उसके लिए वर्क डन कितना होता है? इतना होता है, इंटीग्रेशन पी डीवी। तो इसको याद कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, इसको मैं सही कर देता हूं। अब सारे क्वेश्चन नंबरिंग सही चलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 इसमें पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, मतलब अवाग्रादो परिकल्पना के अनुसार, इसके जो अवोगाड्रो रूल से, जो हमें गैस के कंसेप्ट में पढ़ते हैं, गैस के जब कंसेप्ट पढ़ते हैं उसके रूल्स में,
तो ये एक किसको फॉलो करता है, कौन से स्टेटमेंट को फॉलो करता है, यहाँ पर हमें बताना है। कौन से स्टेटमेंट को फॉलो करता है ये हमें इसमें बताना है। तो मुझे उम्मीद है इसका आप बड़े आसानी से बता देंगे। क्या लिखा, दाब और तापमान, दाब मतलब प्रेशर और हमारा टेम्परेचर की समान अवस्थाओं के अंतर्गत सभी पूर्ण गैसों के आणविक भार समान आयतन घेरते हैं, सभी आयतन समान घेरते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। उम्मीद है इसका भी आंसर आप जो अवोगाड्रो हाइपोथेसिस है उसके आंसर, हाइपोथेसिस उसकी होती है ए वाली ऑप्शन याद कर ले, क्योंकि इसमें समझने से ज्यादा है। आपको कभी पहले बाद में ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसकी हाइपोथेसिस क्या होती है, इंग्लिश या हिंदी में जिसमें भी आप याद कर सकते हो उसको याद कर लें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या लिखा हुआ है हमारा, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू वेपर, प्रोसेस टू चेंजिंग कौन सा, सॉलिड टू वेपर की बात कर रहा है। स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, क्या कह रहा है, द्रव अवस्था से गुजरे बिना, द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस का बाध्य अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती, बात मतलब ठोस का लिक्विड अवस्था में, वेपर अवस्था में चेंज होने की क्रिया क्या कहलाती है, ठोस से वेपर, वाष्प लिख देता हूं ना, वाष्प, अब सही हो गया, वाष्प है ना, क्या हो गई, वाष्प अवस्था में, जो यहाँ पर गलत लिख गया था ना, यहाँ पर क्या लिखा था, वाष्प अवस्था। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा, ये कहलाती है ऊर्ध्वपातन, क्या कहलाती है, सब्लिमेशन, क्या कहलाती है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाती है। तो इसको भी याद कर ले, प्रोसेस क्या कहलाती है, सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाती है। क्या कह रहा है, द्रव अवस्था से गुजरे बिना, मतलब हमारी लिक्विड अवस्था से गुजरे बिना सॉलिड डायरेक्ट वाष्प में चेंज होता है, सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है, सॉलिड डायरेक्ट वेपर में चेंज होता है। और किस प्रोसेस में होता है, कौन सी प्रोसेस कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। उम्मीद है भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, क्या लिखा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, क्या लिखा, बर्फ की जो हमारी लेटेंट या गुप्त ऊष्मा है वह आइस की कितनी होती है, उसकी लेटेंट हीट की जो हमारी गुप्त ऊष्मा है वह कितनी होती है, लेटेंट हीट की जो आइस को फ्यूज करने के लिए जो हमारे जो आवश्यकता होती है वह कितनी हीट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो आंसर है वह है हमारा 335 किलोजूल पर किलोग्राम, 144 BTU पर IV, 18 किलो कैलोरीज पर केजी। तो ये तीनों ही इसके मान से रिलेटेड होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव वाले आंसर हमारा सी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी 21-22 क्वेश्चन में, जो भी आंसर टाइपिंग मिस्टेक थी क्वेश्चन की उसके अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट होता है आंसर्स का वो थोड़ी सी मिस्टेक होती है, क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ पर पढ़ाते रहते हैं तो कई बार दिमाग से निकल जाता है। तो वहां पर क्वासी स्टेटिक, नॉन क्वासी, जो हमारी क्वासी स्टेटिक प्रोसेस है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, वर्क डन भी निकालते हैं ना, वर्क डन भी निकालते हैं, वो सेम वर्क डन था लेकिन कई बार दिमाग से निकल जाता। तो आंसर मैंने क्या नॉन फ्लो प्रोसेस मतलब जो बता रहा था वहां पर जो हम रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बोल रहे थे तो वो गलत था, लेकिन अब मैंने सही कर दिया। सारे वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सबके राइट आंसर है। उम्मीद है इनका रिवीजन जरूर करें PDF के थ्रू। थैंक यू।